हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं कोर्स 3 यानी कि हमारा जो असेसमेंट वाला पेपर है उसकी यूनिट 3। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद सेरेब्रल पाल्सी यानी कि अब हम उन बच्चों को असेसमेंट करेंगे जिनको सीपी होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो पहले यहाँ पे ना कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, आप इनको देखो। जैसे आईसीएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो हमारे पेपर में ना एक नंबर में फुल फॉर्म्स भी आती है, 5 नंबर में आती है शायद ये, हाँ 4 से 5 नंबर में फुल फॉर्म आती है। तो ये आपको इंटरनल थ्योरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है CCITSN, दिस इज कैरोलाइन करिकुलम फॉर इन्फेंट्स टॉडलर्स विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट इज CCPSN, कैरोलाइन करिकुलम फॉर प्री स्कॉलर्स एंड विद द स्पेशल नीड्स। तो ये 3 फुल फॉर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिंग सीपी कैन टेक स्टेप्स। ठीक है, तो जब हम सीपी को डायग्नोस करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को मॉनिटर करते हैं, यानी कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं फॉर अ डिजीज और अ सिम्टम एट अ अर्लियर एज, ताकि हम उसका पहले से पता लगा सकें। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे, देन सेकंड स्टेप पे स्क्रीनिंग, फिर हम उसकी चेकिंग करेंगे, हम एक चेकअप करेंगे उसका। डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवोल्यूशन, फिर हम उसका इवोल्यूशन करेंगे, यानी कि जो भी उसको नीड्स है, जैसे मान लो उसको स्पीच में प्रॉब्लम है तो हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में के पास जाने के लिए बोलेंगे, हम उसको मेडिसिन देंगे, हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेंगे, फिजिकल थेरेपी देंगे। मीन्स उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसको मेडिकल हेल्प चाहिए या डेवलपमेंटल हेल्प चाहिए, हम उसको सारी प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आता है डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग द चाइल्ड ग्रोथ, हम उस चाइल्ड की ग्रोथ को ट्रैक करेंगे, यानी कि अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। डॉक्टर डज दिस इफ देयर आर कंसर्न विद द डेवलपमेंट। ये चीज कौन करता है, मॉनिटरिंग कौन करता है, ये डॉक्टर करता है। डॉक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करता है कि क्या उसके साथ कोई कंसर्न है। डॉक्टर मॉनिटर स्पेशली दोज हु आर एट द हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर उनको स्पेशली मॉनिटर करता है जिनको डिसेबिलिटी का रिस्क ज़्यादा है, जिनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा है या फिर उनको डिले हो रहा है, जो हाई रिस्क पे है। Then the development screening test should be give as soon as possible। और जैसे ही मॉनिटरिंग खत्म हो जाती है तो वो कहता है कि जाओ स्क्रीनिंग करा लो, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है मॉनिटरिंग के बाद, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में क्या होता है, ये एक शॉर्ट टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे को अलग अलग एरियाज में देखते हैं, उसके स्पेसिफिक डिलेज को देखते हैं, जैसे मोटर मूवमेंट, ऐसे ऐसे, मतलब एक टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें हम बच्चे को देख सकते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रिकमेंड रेगुलर विजिट्स। तो जो हमारी अमेरिकन अकेडमी है वो कहती है कि 9 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स, इन 3 माइलस्टोन्स पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो माइल्ड डिलेज है ना वो इन्हीं मंथ में हमको दिखते हैं। मोस्ट एट द एंड फाउंड एट 18 मंथ, सबसे ज़्यादा कहाँ दिखते हैं, 18 मंथ पे। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज if the result of screening test are caused in of our concern, then the doctor will make referral। अब अगर स्क्रीनिंग में कुछ आता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को डिले है, तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर है वो उसको रेफरल कर देता है, उसका रेफरल बनाता है। रेफरल एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, मीन्स उसकी जो स्पेशल एजुकेशन है ना, उसका फर्स्ट स्टेप होता है उसकी प्रोसेस का, उसमें उसकी सारी जनरल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, उसको फिर रेफर किया जाता है और डॉक्टर्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास। तो एक रेफरल है, स्क्रीनिंग के बाद उसको जो डॉक्टर है वो रेफरल बना देता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें फिर आता है डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, एंड अर्ली इंटरवेंशन। उसके बाद डेवलपमेंटल एंड मेंटल इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ये जो डायग्नोस है ना, ये जो बच्चे को प्रॉब्लम है उसका डायग्नोस होता है कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे सारा मेडिकल क्राइटेरिया आ जाता है, हम उसको मेडिकली असेस करते हैं। Evolute movement, the doctor closely at the child of motor skills and muscle tones, reflexes and postures and take carefully। तो वो उसकी सारी मूवमेंट्स पे क्लोजली लुक करता है, उसकी मोटर स्किल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है, उसके पोस्चर्स पे बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करता है, ताकि वो कुछ
उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सके, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज मैनी चिल्ड्रंस विद सीपी also have related such as intellectual disability। कई बार क्या होता है, जो सीपी का बच्चा है ना, उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उसको सीपी तो था ही, उसको साथ में आईडीडी है, उसको सीजर्स आए या उसको विजन प्रॉब्लम हो जाए, हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाए, स्पीच प्रॉब्लम हो जाए, तो इनका भी बाद में पता चलता है। तो ये 3 स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग, देन स्क्रीनिंग एंड देन डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी 3.1 खत्म होती है। नेक्स्ट आती है हमारी 3.2। 3.2 में फर्स्ट टर्म है हमारी बिहेवियरल असेसमेंट। अब हम सीपी के चाइल्ड का बिहेवियरल असेसमेंट कैसे करेंगे? बिहेवियरल असेसमेंट होता क्या है? बिहेवियरल असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिससे हमें पता चलता है उसके इमोशंस के बारे में, उसके सोशल एंड बिहेवियरल फंक्शंस के बारे में, कि भाई वो सोशली कैसे बिहेव करता है, इमोशनली कैसे बिहेव करता है, अगर उसकी सेटिंग चेंज हो जाए तो वो कैसे बिहेव करता है, वो घर में कैसे बिहेव करता है। तो इट इज ऑल रिलेटेड टू द बिहेवियर, देयर एप्टीट्यूड, देयर एटीट्यूड। कंडक्टेड बाय द प्रोफेशनल। इसको कौन करता है? प्रोफेशनल करते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, थेरेपिस्ट कर सकता है, या खुद स्पेशल एजुकेटर भी कर सकता है। सम अप्रोचेज एंड टूल्स, इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहले तो हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन। फिर एक आता है ABC एनालिसिस, इट्स एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत एप्लीकेबल टेस्ट है, आप इसके बारे में आगे और भी पढ़ोगे। ABC एनालिसिस। नेक्स्ट इज FBA, दिस इज फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, आप आगे आने वाली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। और हम क्या क्या कर सकते हैं? हम क्वेश्चनरीज एंड रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं, सोशल स्किल असेसमेंट कर सकते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर स्केल यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज कर सकते हैं, और BIP यूज कर सकते हैं, दिस इज बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। ये सारे हम बिहेवियर असेसमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड है हमारा फंक्शनल असेसमेंट। बिहेवियर इज ऑल रिलेटेड टू द बिहेवियर। हमने कुछ स्केल पढ़े, कुछ टेक्निक्स पढ़ी, कुछ मेथड्स पढ़े, कुछ टूल्स पढ़े, जिनका यूज करके हम बिहेवियर असेसमेंट करते हैं। ऐसे ही एक आता है फंक्शनल असेसमेंट। आपको नाम से पता चल रहा है फंक्शनल, फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये किसके लिए है? ताकि हम उसकी एबिलिटीज को पहचान सके, उसके चैलेंजेस को पहचान सके, उसकी नीड्स का ध्यान रख सकें ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम ये कौन करता है? ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन आता है? प्रोफेशनल्स आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है, और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी आता है। तो ये क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। अब इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं टूल? आप इनकी डेफिनेशन, आप इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करना, कोई भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म है ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस इज GMFCS। नेक्स्ट, ये ग्रॉस मोटर फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे हम बड़ी मसल्स के बारे में असेस कर सकते हैं। मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात होगी। कम्युनिकेशनल फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे हम उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज की बात करेंगे। नेक्स्ट, पेडियाट्रिक इवोल्यूशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इन्वेंटरी, उसकी डिसेबिलिटी के ही बारे में है ये भी। नेक्स्ट, स्कूल फंक्शन असेसमेंट, ये स्कूल खुद करता है, स्कूल फंक्शन असेसमेंट। नेक्स्ट, थर्ड आता है हमारा एजुकेशनल असेसमेंट। अब एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है? एजुकेशनल असेसमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम जान पाए, टू अंडरस्टैंड देयर लर्निंग, उनकी हम ये जान पाए क्या वो बच्चा सीख रहा है, क्या वो सीख सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या किस में आता है? हमारा एजुकेशनल असेसमेंट में। ये कौन करता है? ये स्पेशल एजुकेटर कर सकता है, पेरेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रोफेशनल के सपोर्ट से कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं? एजुकेशनल हिस्ट्री रिव्यू, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, अडेप्टिव फंक्शनिंग असेसमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, दिस इज IEP। नेक्स्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। तो ये सारे टूल्स हैं जो हम इस चीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल असेसमेंट। इकोलॉजिकल असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है? It involves the examining and interaction between the individual and environment। देखो, इकोलॉजिकल, इको वर्ड से ही पता चल रहा है इको इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम उसका इंटरेक्शन देखते हैं कि वो इंडिविजुअल
और उसका इन्वायरमेंट कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कि वो कितना सीख रहा है, कितना एक्सेस कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट से, उन दोनों के रिलेशन, उन दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा इकोलॉजिकल असेसमेंट। तो इसमें भी जो टाइप्स है, फिजिकल हो सकता है, सोशल, कल्चरल, सारे टाइप्स हैं इसके की कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट होम इन्वायरमेंट, नेक्स्ट स्कूल इन्वायरमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चरल कंसिडरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन एंड लीजर्स, कम्युनिकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट में रोज़ देखते हैं या फिर रोज़ इनसे हमारा सामना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है इकोलॉजिकल असेसमेंट में। तो ये हमारी 1.3 भी खत्म होती है। तो ये हमारे असेसमेंट के टाइप्स हैं। फर्स्ट बिहेवियर, जिसमें हम सिर्फ बिहेवियर के बारे में असेसमेंट करते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है सोशली, इमोशनली। फिर हमने फंक्शनल असेसमेंट के बारे में पढ़ा कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं एवरी डेली लाइफ में। तो इसके बारे में पढ़ा, हमने कुछ टेस्ट पढ़े, टूल्स पढ़े। फिर हमने एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम उसका एजुकेशन का असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि उसकी लर्निंग नीड्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और देन एट द लास्ट हमारा इकोलॉजिकल असेसमेंट आता है, जिसमें हम ये एग्जामिन करते हैं कि इंडिविजुअल और उसके इन्वायरमेंट का क्या इंटरेक्शन, वो अपने इन्वायरमेंट से कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, कितना कोरिलेट कर पा रहा है। तो ये सब आती है हमारी इसको इकोलॉजिकल में। नेक्स्ट आती है 3.4। 3.4 में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसमें ना डिफरेंस पढ़ेंगे, सिंपली डिफरेंस जान लेते हैं तो हमको दोनों डिसेबिलिटीज़ के बारे में तो पता चल ही जाएगा। तो पहले हम सीपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर डायसोट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम सीपी पे। सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी इज़ फॉर सेरेब्रल पालिसी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, सेरेब्रल रेफर्स टू द सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। पाल्सी स्टैंड्स फॉर द पैरालिसिस। हाँ, क्लियर। सेरेब्रल इज फॉर द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, दिस इज सेरेब्रम, एंड पाल्सी रेफर्स टू द पैरालिसिस। ठीक है, सेरेब्रम हमारी ब्रेन का वो पार्ट होता है जो मोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका पैरालिसिस हो जाना यानी कि उसका वर्क ना करना, दैट इज सीपी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीपी के बारे में। सीपी क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ग्रुप है। इट कैन कॉज इन बाय द डैमेज ऑफ द ब्रेन। ये कब होता है? जब हमारे ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हो जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। इनमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये प्रीनेटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये इन वजह से हो सकता है। सीपी इज नॉन प्रोग्रेसिव। सीपी प्रोग्रेसिव नहीं है। ये नहीं है कि अगर आज मेरे को 10% है तो कल 20, कल फिर 50 और फिर 100। ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रोग्रेस नहीं होती। माइल्ड है तो ये नहीं है कि एकदम से आपको सीवियर भी हो जाएगा और फिर प्रोफाउंड भी हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगता है। वैसे तो ये नॉन प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट है सीपी अफेक्ट्स द मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द पोस्चर। अब सीपी क्या अफेक्ट करता है? सीपी मोटर स्किल्स को अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है एंड पोस्चर को अफेक्ट करता है। और सीपी क्या क्या है? इसमें चैलेंज क्या होता है? मूवमेंट एंड मसल कंट्रोल। सीपी में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मूवमेंट करना और अपने मोटर्स को कंट्रोल करना, यानी कि अपने मसल्स को कंट्रोल करना। सीपी इज नॉट इनहेरिटेड। सीपी जो है वो इनहेरिटेड नहीं होता। जैसे अगर तुम्हारे पेरेंट्स को सीपी है तो तुम्हें नहीं होगा, ये इनहेरिटेड नहीं है, ये कोई तुम्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है, तो ये इनहेरिटेड नहीं होता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस। सीपी को कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम सीपी को कम कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था सीपी। सीपी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये ब्रेन में कोई भी डैमेज हो रहा है उसकी वजह से होता है। इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं। ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ये हमारी मोटर्स को अफेक्ट करता है। ये हमारे मूवमेंट और मसल कंट्रोल को चैलेंज करता है। ये इनहेरिटेड नहीं होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये अप्रोचेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मस्कुलर डायसोट्रॉफी। मस्कुलर डायसोट्रॉफी एक डिसेबिलिटी है। ये हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ में आती है जो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग है।
तो ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। वो क्या था? वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। इट इज प्रोग्रेसिव। ये क्या है? प्रोग्रेसिव है। सीपी प्रोग्रेसिव नहीं था, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है। ये दिन प दिन सीरियस होता जाएगा, सीवियर होता जाएगा। यहाँ पे मसल्स वीकनेस आएगी, आपकी मसल्स वीकन होने लग जाएगी। एंड डीजनरेशन एक होता है जनरेट होना यानी कि बढ़ना, और एक होता है डीजनरेट होना यानी कि सेल्स का डेड हो जाना, ठीक है, उसका डीजनरेशन शुरू हो जाना। तो मसल्स वीक हो जाएंगी और उनका डीजनरेशन शुरू हो जाएगा। कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशंस। अब ये कैसे कैसे होता है? ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन प्रोडक्शन है ना वो अफेक्ट हो जाता है। अब प्रोटीन प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है तो हमारे जो सेल्स है ना, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, वो बन नहीं पाते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। एमडी जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। जितना जैसे टाइम होता जाएगा वो प्रोग्रेस करता जाएगा। एमडी अफेक्ट्स मसल्स देमसेल्फ। एमडी क्या करता है? मस्कुलर डायसोट्रॉफी क्या करता है? मसल्स को अफेक्ट करता है। मसल्स को खुद ब खुद अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, वो वीकन हो जाना शुरू हो जाती हैं, फिर वो फंक्शन नहीं कर पाती, में एबिलिटी नहीं रहती है। एमडी कैन बी वेरी can have very effect on the muscle groups leading to the weakness। जो मस्कुलर डायसोट्रॉफी है वो बहुत तरह के इफेक्ट डालती है मसल ग्रुप्स पे, और इसकी वजह से जो मसल्स है वो वीकन होना शुरू हो जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है। मस्कुलर डायसोट्रॉफी एक जेनेटिक्स बेसिस पे होती है और ये इनहेरिटेड होती है। अगर ये पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को भी होगी, तो ये इनहेरिटेड है। सीपी नॉट इनहेरिटेड, सीपी इनहेरिटेड नहीं होता, लेकिन मस्कुलर डायसोट्रॉफी इनहेरिटेड होता है। देयर इज नो क्योर। मस्कुलर डायसोट्रॉफी का कोई क्योर नहीं होता। हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फिजिकल थेरेपी देके, कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट क्योर्ड। तो ये हमारी मस्कुलर डायसोट्रॉफी भी खत्म होती है। तो ऐसे ही है जैसे हमने सीपी के बारे में पढ़ा, हमने मस्कुलर डायसोट्रॉफी के बारे में भी वही पॉइंट्स पढ़े हैं। तो आप इनका डिफरेंस समझ रहे हो, कैसे कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो मस्कुलर डायसोट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। इसमें हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और साथ साथ उनका डीजनरेशन शुरू हो जाता है। ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। यहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। जो एमडी है वो प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ साथ सीवियर होता जाता है। ये हमारी मसल्स को अफेक्ट करता है और कई सारे मसल्स ग्रुप को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। जो मस्कुलर डायसोट्रॉफी है वो जेनेटिक है, ये इनहेरिटेड है, इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा मस्कुलर डायसोट्रॉफी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड, हमारी बॉडी में स्पाइन होती है जिसको हम बैक बोन भी बोलते हैं, तो दिस इज स्पाइनल कोड। अब उसमें इंजरी हो जाना, दैट इज स्पाइनल कोड इंजरी। रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रॉमा, ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। टू द स्पाइनल कोड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से, फॉल या कार क्रैश की वजह से हो सकता है। तो ये एक्सीडेंट के थ्रू हो सकता है, ट्रॉमा के थ्रू हो सकता है। इट ऑल्सो अकर ड्यू टू अ डिजीज, ये किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है। कंडीशन अफेक्टिंग द स्पाइनल कोड, जिसकी वजह से जो हमारी स्पाइनल कोड है वो अफेक्ट हो जाए। ऑनसेट, अब इट इज टिपिकली सडन, ये सडनली होता है, कोई एज नहीं होती कि इसी एज में होता है, नहीं, इसकी कोई एज नहीं होती, ये कभी भी हो सकता है, टिपिकली सडन है। ट्रोमैटिक इवेंट की वजह से होता है, एट एनी एज, किसी भी एज पे हो सकता है। अब इसका नेचर ऑफ इंजरी कैसा है कि ये डैमेज होता है स्पाइनल कोड में, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। मीन्स जो हमारा ब्रेन कह रहा है ना, वो हमारी पूरी बॉडी फॉलो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, हम कह सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ इंजरी। अब सिवियरिटी उस लोकेशन पे डिपेंड करती है कि कहाँ चोट लगी है, स्पाइन के अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में या मिडल पार्ट में, तो वो सिवियरिटी उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। इट रिजल्ट इन द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसरी, इसकी वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस हो सकता है उसके सेंसरी का। सेंसरी मीन्स उसके सेंसेस का, हियरिंग, विजन, या फिर हम कह सकते हैं उसके टच सेंस का, टेस्ट सेंस का। तो ऐसे उसके सेंसेस का कंप्लीट लॉस हो सकता है, मोटर फंक्शंस का कंप्लीट लॉस हो सकता है।
इट इज़ जनरली परमानेंट। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम एक्यूट मेडिकल केयर स्टैब्लिश बाय इंडिविजुअल, हम उनके लिए मेडिकल केयर कर सकते हैं, कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं। इंटरवेंशन इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, इसमें इंटरवेंशन में फिजिकल थेरेपी का यूज़ हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज़ हो सकता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। तो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं से गिर गई हो, कार क्रैश हो गई हो, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। ये किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो जाए। ये टिपिकली सडन है, ये किसी भी एज पे हो सकती है, कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रोमैटिक इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ये डैमेज, इस डैमेज की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी है और हमारा जो ब्रेन है, उनका कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। मीन्स जो हमारा ब्रेन करने के लिए कह रहा है वो हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसकी सीवियरिटी इंजरी की लोकेशन पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ हुई है, अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हुई है, लोअर या मिडल, ऐसे। तो सीवियरिटी लोकेशन पे डिपेंड करती है। इसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट लॉस हो सकता है सेंसेस का, मोटर फंक्शंस का, तो ये रिजल्ट करता है इसमें। ये परमानेंट होता है, जनरली परमानेंट ही होता है। एट एक्यूट मेडिकल, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, मेडिकल केयर स्टेब्लिश कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के लिए। इंटरवेंशन में कुछ थेरेपीज इंक्लूड कर सकते हैं, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTDs। न्यूरल ट्यूब इफेक्ट क्या होता है, ये कॉग्निशियल कंडीशन है characterized by the impairment, incomplete closure of neural tube during the fetal development। जब बेबी फीटल में होता है, जब बेबी मदर के वूम में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब है ना, उसका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ होता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फैक्टर्स इसमें क्या क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ये किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स इस कंडीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इवॉल्व्स, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें माल फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, इसमें जो न्यूरल ट्यूब है ना उसका माल फॉर्मेशन हो जाता है, वो अच्छे से प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट विच अफेक्ट्स, अब ये क्या अफेक्ट करते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन दोनों को अफेक्ट करती है, यानी कि इसमें हमारी जो मूवमेंट है वो भी अफेक्ट होती है, और जो हमारे सेंसरी इश्यूज है वो भी आते हैं, यानी कि इसमें सेंसेस का लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो NTD है वो टिपिकली डायग्नोज इन द प्रेगनेंसी थ्रू द इमेजिंग स्टडीज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में ही डायग्नोज हो जाती है। Severity and progression of NTD various, some NTDs result in the permanent disability। इसकी जो सीवियरिटी है, ये अगर ये प्रोग्रेस करती जाएगी तो ये सीवियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये है ना क्या करते हैं, ये परमानेंट डिसेबिलिटी का भी कॉज हो सकता है। NTD कैन कॉज अ परमानेंट CP, सेरेब्रल पालसी। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी इन्वेंशन कर सकते हैं हम, और सपोर्टिव केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनगोइंग मेडिकल मैनेजमेंट, कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था NTD मीन्स जो न्यूरल ट्यूब है उसमें डिफेक्ट आ जाना, उसका कंप्लीट क्लोजर ना हो पाना, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होना, उसका माल फंक्शन करना, वो मेच्योर ना हो पाना। तो ये सब, ये किसकी वजह से होता है, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, और किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कि भाई इन्वायरमेंट की वजह से हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये हमारे मोटर फंक्शंस को अफेक्ट करता है, और इसमें सेंसरी इश्यूज आते हैं, तो ये हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दोनों को अफेक्ट करता है। ये टिपिकली कैसे डायग्नोज करते हैं, इसको हम प्रेगनेंसी पीरियड में ही डायग्नोज कर लेते हैं, किससे, अल्ट्रासाउंड से। CA, इसकी जो सीवियरिटी है उसका जो प्रोग्रेशन है ये आगे जाके बढ़ती जाएगी, और इससे सीवियरिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर ये ऐसे बढ़ रही है, इस फॉर्म में बढ़ रही है, तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकती है। इट कैन बी अ परमानेंट डिसेबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम कोई भी सर्जरी कर सकते हैं,
इसका इसी की सर्जरी हो सकती है, सपोर्टिव केयर हो सकती है, या फिर गोइंग मेडिकल मैनेजमेंट, किसको हम मेडिकल मैनेजमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और पर्पस लिखते हैं, ठीक है। क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ असेसमेंट, हमको उसमें क्लियरली स्टेट करना होता है, लिखना होता है कि हम ये असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट, एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यू एम टू अचीव। और हम उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं कि जो हमें अचीव करने हैं, जो हमारा एम है, जो हमें गोल सेट करने हैं, वो सारे हमको उसमें मेंशन करने होते हैं। सेकेंड स्टेप आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। हमें उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है, जैसे इंडिविजुअल का नाम, उसका एज, उसकी डिसेबिलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, उसकी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, डेमोग्राफिक्स, तो इसकी सारी डिटेल्स हमको उसमें मेंशन करनी होती है। तो ये होती है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है असेसमेंट टूल यूज्ड। जो भी आपने असेसमेंट के थ्रू टूल्स यूज़ किए हैं, आपको उन सब के बारे में स्पेसिफिकली लिखना होता है। टूल को स्पेसिफाई करेंगे, हम टेस्ट को स्पेसिफाई करेंगे, जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे ड्यूरिंग द इवोल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट हम पूरा प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। प्रोसीजर में जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमको सारा प्रोसीजर, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोसीजर में करना होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द की ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द असेसमेंट। आपको सारी की ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, जो भी कुछ आपने ऑब्जर्व किया आपको फॉर्मली उसमें इंक्लूड करना है, उसमें रिटन डाउन करना है। इसमें क्या क्या आता है? बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स और इंटरेक्शन, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन। अब ये जो सारा डेटा आपने लिया है वो आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सारा डेटा लेना है ड्यूरिंग द असेसमेंट के दौरान का। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें फर्स्ट थिंग हम ऑब्जेक्टिव पर्पस लेते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। सेकंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। थर्ड टूल्स का असेसमेंट, जो भी असेसमेंट के लिए टूल यूज़ किए उनके बारे में। नेक्स्ट प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है। फिर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एंड लास्ट एट द लास्ट डेटा कलेक्शन। सारा डेटा हमको कलेक्ट करके रखना है। सेकेंड थिंग होता है इंटरप्रिटेशन। अब हम सारी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, अब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना मीन्स एनालाइज करना एक तरीके से। तो इसमें क्या आता है? फर्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालाइज करना, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ली है या फिर असेसमेंट के थ्रू ली है, तो उसको हम अब एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में क्या होता है? उस डेटा को सिस्टमैटिकली रखा जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें पैटर्न फाइंड किए जाते हैं, ट्रेंड्स फाइंड किए जाते हैं और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की जाती हैं। यानी कि हमको उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ नीड की ज़रूरत है, इसने ऐसे क्यों किया। तो ये सब क्या है? उसका डेटा एनालिसिस है। हमको उसके डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसको एनालाइज करना है। नेक्स्ट कंपैरिजन करना, कंपेयर करना इंडिविजुअल प्रोग्रेस को उसके नॉर्म्स, बेंचमार्क क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को कि वो कितना अच्छा या फिर कितना कम कर पा रहा है। इससे हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसी क्राइटेरिया से। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल जजमेंट। क्लिनिकल जजमेंट एक मतलब उसको जब क्लिनिकली जज करेंगे तो अप्लाई ऑन द क्लिनिकल जजमेंट। ही क्लिनिकल जजमेंट अप्लाई करना होता है इसमें। मीनिंग द असेसमेंट रिजल्ट इन द कंटेंट। हम उस असेसमेंट के बारे में लिखना है जो उसके दौरान हो रही हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमको सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है, सारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेपरेटली एनालाइज करना है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और चैलेंजेस को कंसिडर करना है। तो इसमें जो हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, इसमें 5 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट हम डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसको कंपैरिजन करते हैं, फिर क्लिनिकल जजमेंट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हुए, 4 हैं इसमें। फर्स्ट डेटा एनालिसिस, सेकेंड कंपैरिजन, थर्ड हम उसकी क्लिनिकल जजमेंट करते हैं एंड फोर्थ हम इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम उसका डेटा को ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम एनालाइज कर चुके हैं। अब हमको रिपोर्ट बनानी है। हम क्या करेंगे? रिपोर्ट राइट करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर है, सब कुछ हमको लिखना है। अब फर्स्ट इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है। इट इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन,
इसमें इंट्रोडक्शन होगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, असेसमेंट मेथड्स होंगे, रिजल्ट होगा, सारा इंटरप्रिटेशन होगा, सारी रिकमेंडेशंस होंगी और कंक्लूजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होगा, यूज ऑफ क्लियर लैंग्वेज, हमको इसमें क्लियर लैंग्वेज का यूज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ये फॉर्मल होएगा और फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, पहले उसकी इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर असेसमेंट मेथड्स के बारे में आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरप्रिटेशन आएगा, रिकमेंडेशंस आएगी एंड देन लास्ट कंक्लूजन आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें वो ऑब्जेक्टिव एंड लैंग्वेज के बारे में लिखना होता है कि हमको उसकी जो भी हम क्लियर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उसका क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करेंगे, हम उस टर्म्स का यूज़ करेंगे कि जो रीडर है वो आराम से उसको पढ़ ले, अंडरस्टूड कर पाए। समरी ऑफ फाइंडिंग्स, हमको उसकी समरी भी लिखनी है, एक टाइप से कंक्लूजन भी ऐड करना है। हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है और वो एरियाज भी लिखने हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्लीकेशंस हमें लिखने हैं कि वो जो असेसमेंट के थ्रू इंडिविजुअल ने फंक्शनिंग की है, जो एजुकेशनल प्रोग्रेस हुई है, वो सारी इम्प्लीकेशंस लिखनी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस लिखनी है, उसको प्रैक्टिकली एक्शनेबल रिकमेंडेशन फॉर इंटरवेंशन, उसको किस थेरेपी की ज़रूरत है, किस मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मेडिकेशन चाहिए या नहीं, तो सारी रिकमेंडेशंस भी उसमें इंक्लूड होंगी। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, ये अप्रोच स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच अप्लाई करनी है, उसको एम्फेसाइज द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़, उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो कैपेबिलिटीज़ है उनको एम्फेसाइज करना है, उन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। Next, confidential is for the ethnic condition, maintain the confidentially report and respecting the individual privacy, हमको उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसकी तरफ सेंसिटिव रहना है। ठीक है, उसके पास भी सारे राइट्स हैं, वो भी एक इंडिविजुअल है, तो हमें उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3.5 भी खत्म होती है, यानी कि हमारी पूरी यूनिट 3 हमारी पूरी कंप्लीट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपका जो असेसमेंट वाला पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपको कहीं से भी इसका डेटा नहीं मिलेगा, कोई सोर्स से अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि इसमें क्या क्या आता है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये हमारी यूनिट 3 भी ख़त्म होती है।